नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नसरीन। देखेंगे टॉप 100 न्यूज। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी थी। हादसे में बस में सवार और उसके नीचे सो रहे एक महिला समेत 18 यात्रियों की मौत हो गई है। 23 से ज्यादा घायल हैं, 10 की हालत नाजुक है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। ये बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। आशंका है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। हादसा बाराबंकी के राम सनेही घाट का है। बस में 150 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में खराब हुई एक दूसरी बस के यात्री भी इसी में सवार थे। ओवरलोड होने की वजह से बस का जो संतुलन है वो खो गया था और इसे ठीक करने के लिए ड्राइवर ने बस को हाईवे पर कल्याणी नदी के पुल पर खड़ा कर दिया था। रात 11:30 बजे लखनऊ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को टक्कर मारी थी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग यहां पहुंच गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। घायलों की राम सेना घाट सीएचसी उन्हें ले जाया गया है और जहां से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल और लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। यह हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके पर से फरार हो गया। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और इससे करीब 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा गया। हादसे के शिकार लोगों ने बताया कि बस में सवार सभी यात्री बिहार के सीतामढ़ी, सुपौल सहित अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। ये सभी मजदूर थे जो धान की रोपाई के लिए अपने अपने गांव वापस जा रहे थे। लखनऊ जोन के एडीजीपी बाराबंकी जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि बस करीब 4 घंटे से पुल पर खड़ी हुई थी। शुरुआती जांच में हादसे का कारण लो विजिबिलिटी लग रहा है। फिलहाल जांच चल रही है। इसी दौरान 41,491 लोग ठीक हुए और 641 मरीजों की मौत हुई है कोरोना को लेकर। अगर कोरोना में की बात करें तो केरल के आंकड़े लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। मंगलवार को 22,129 संक्रमितों की पहचान हुई। ये आंकड़ा पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा है। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पांडिचेरी शामिल हैं। यहां इन राज्यों में पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े कानून हैं। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है, जबकि यहां पाबंदियों के साथ छूट भी है। इनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश और गुजरात भी शामिल हैं। केरल में मंगलवार को 22,129 लोग संक्रमित हुए थे। 13,415 लोग ठीक हुए। 156 लोगों की मौत हुई है। केरल में अब तक 33.05 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 31.43 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 16,327 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 6,258 लोग संक्रमित पाए गए। 12,645 लोग ठीक हुए और 254 लोगों की मौत हो गई। जबकि यहां 62.76 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 60.58 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.31 लाख लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में मंगलवार को 77 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि दिल्ली में इसी दौरान 42 लोग ठीक हुए और 2 मरीजों की मौत की भी खबर है।
यहां अब तक 14.36 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 14.10 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 25,046 मरीजों की मौत होगी। हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण के कारण लिवर का बीमार हो जाना आम हो गया है, जबकि हेपेटाइटिस का भी खतरा अब बढ़ रहा है। हेपेटाइटिस के 5 वायरस हैं और इसे ए, बी, सी, डी और ई नाम दिया गया है। महामारी में अब इसकी भी बढ़ोतरी हुई है। और कोरोना की महामारी के इस दौर में कोरोना और हेपेटाइटिस के मरीजों के बीच का कनेक्शन समझना सभी को बहुत जरूरी है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी कहती है हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों में अगर कोरोना का संक्रमण आता है तो हालत बेहद नाजुक बन जाती है और मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। कोविड के कई मरीजों में कोरोना उनके लिवर को अस्थायी तौर पर डैमेज कर देता है और इसीलिए लिवर के मरीज और स्वस्थ लोग दोनों को इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हेपेटाइटिस के वायरस 5 तरह के होते हैं और इसके लिए संक्रमण का तरीका और लक्षण भी अलग अलग होते हैं। कोरोना से संक्रमित कई ऐसे मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हुए जिनका लिवर अस्थायी तौर पर डैमेज हो चुका था। लिवर डैमेज होने की सटीक वजह सामने आई है, लेकिन लिवर फंक्शन टेस्ट में इसकी पुष्टि हुई है। ऐसे मरीजों की हालत नाजुक होने का खतरा भी ज्यादा रहता है। लिवर के मरीजों में कोरोना की वैक्सीन लगने पर अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। इसीलिए ऐसे मरीजों को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए ताकि रिस्क को कम किया जा सके। हेपेटाइटिस के 5 वायरस में से सबसे ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस बी और सी को माना जा रहा है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होने पर लापरवाही की अगर तो लिवर सिरोसिस और कैंसर का खतरा भी मरीज में बढ़ जाता है। अगर गर्भवती महिला इससे संक्रमित हो जाती है तो बच्चा भी इससे संक्रमित हो सकता है। वहीं हेपेटाइटिस सी का संक्रमण होने के बाद लक्षण गंभीर अवस्था में दिखाई देते हैं। तो मरीज को लिवर के बीमार होने से रोकने के लिए हर जरूरी सावधानी बरतनी जरूरी है। लक्षण दिखते ही डॉक्टर की सलाह से ब्लड टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट कराकर इस इंफेक्शन का पता लगा जा सकता है। ओटीटी की वजह से फिल्मों के टारगेट ऑडियंस की पुरानी परिभाषा अब फिलहाल बदल रही है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से अगर पहले की बात करें तो पहले एक भाषा में फिल्म बनती थी और वो उस भाषा में थिएटर में रिलीज भी हो जाती थी, जो अब काफी हद तक मुमकिन नहीं है। इसके बाद मल्टीप्लेक्सेस फिल्मों का दौर भी शुरू हुआ, जब फिल्में एक से ज्यादा भारतीय भाषाओं में अब बन रही हैं। अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के सहारे भारतीय रीजनल फिल्में अंग्रेजी के अलावा और भी वैश्विक भाषाओं में डब होकर दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंच रही है। ग्लोबल अपील करने वाले कंटेंट और ट्रीटमेंट के सहारे भारतीय फिल्म मेकर्स इस बाजार का फायदा ले सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे अच्छा और ताजा उदाहरण है साउथ के सुपरस्टार धनुष की फिल्म जग में थंडीराम। इस फिल्म को एक नए ट्रेड सेटर के तौर पर देखा जा रहा है और नेटफ्लिक्स पर आई ये फिल्म कई दूसरी भाषाओं में भी डब की गई है। यूरोप और अफ्रीका के देशों में भी खूब देखी जा रही है। हिंदी, तमिल, मलयालम समेत भारतीय भाषाओं की फिल्मों के लिए ओवरसीज मार्केट अब खुल चुका है। ओवरसीज रिलीज में टारगेट ऑडियंस सिर्फ विदेश में बसने वाले भारतीय ही होते हैं।
इन टारगेट ऑडियंस में हिंदी फिल्में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक खूब चलती हैं। वैसे ही मलयालम फिल्म यूएई में, तमिल फिल्म सिंगापुर में अक्सर हिट हो जाती है। ओटीटी ने और नेटफ्लिक्स ने इसके आगे की संभावना पैदा की है। भारत की हिंदी और दूसरी भाषाओं की फिल्में अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली और तर्किश, कोरियन और अलग अलग भाषाओं में पहुंच रही है। फिल्म मेकिंग के क्रिएटिव पहलू और आर्थिक संभावनाएं दोनों के लिहाज से ये बहुत ही अहम और सालों तक असर करने वाला बदलाव है। जबकि इससे पहले धनुष भारत और फ्रेंच कोलैबोरेशन में बनी फिल्म द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर में नजर आए थे। धनुष की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों भाषा में बनी थी। कांग्रेस में चल रही मंत्रिमंडल में बदलाव की उठक पटक के बीच गहलोत सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 283 अफसरों के तबादले कर दिए हैं। मंत्रिमंडल में पहले फेरबदल के पहले प्रशासनिक तंत्र में ये सबसे बड़ा बदलाव है। आरएएस अफसरों के तबादलों में सरकार ने उन 98 स्थानों पर अफसरों को तैनात किया है जो पिछले काफी समय से रिक्त पड़े थे। इनके अलावा बड़ी संख्या में जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात उपखंड अधिकारियों को भी बदला गया है। जिलों में तैनात 111 एसडीएम बदल दिए गए हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्र की प्रशासनिक सरकार में बड़ा बदलाव करके गहलोत ये संकेत देना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद चाहे जो भी मंत्री बने, अफसर उनके हिसाब से ही काम करेंगे। सरकार ने देर रात ही तहसीलदार सेवा के 24 अफसरों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत भी कर दिया गया है। राजस्थान में इस बार बांधों की स्थिति डराने वाली बन गई है। 25 जुलाई तक सामान्य से 32% कम बारिश के कारण स्थिति और भी विकट हो गई है। जबकि इस प्रदेश के कुल 727 बांध में से 60% बांध ऐसे हैं जहां एक बूंद भी पानी नहीं है। पेयजल सप्लाई के नजरिए से अहम 6 बांधों में पानी बहुत कम हो गया है। इनमें बिसलपुर के टोंक, जवाई बांध, रायपुर लूनी का पाली बांध, लासी बांध और नंद समद बांध, स्वरूप सागर भी शामिल हैं। इन बांधों से सप्लाई अगले 2 महीने बाद से प्रभावित होने की आशंका है। सबसे विकट स्थिति पाली और उससे लगते क्षेत्र सोजत जेतारण की दिख रही है। पाली की जनता के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत जवाई बांध है, जहां 14.26% ही पानी बचा है। इस पानी से अगले 70 दिनों तक पाली, जैतारण और सोजत की प्यास बुझाई जा सकती है। इन बांधों के अलावा 9 ऐसे बांध हैं जो 30% या उससे कम भरे हुए हैं। राजस्थान में सबसे पहले कैबिनेट विस्तार होगा, उसके बाद ही जिलाध्यक्षों की सूची बनाई जाएगी। अन्य राजनीतिक नियुक्तियां भी उसके बाद ही की जाएगी। इस साल अगस्त के पहले हफ्ते में कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है। इससे पहले मंगलवार देर रात राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे थे। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मंगलवार को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने दिल्ली में ही करीब 1 घंटे माकन से मुलाकात भी की थी। माकन 28 और 29 जुलाई को विधायकों के साथ राय शुमारी करेंगे और इसके बाद दिल्ली में फिर पायलट से मुलाकात करेंगे। माकन इन 2 दिनों में कब किस विधायक से मिलेंगे, उसका कार्यक्रम भी जारी किया जा चुका है।
माकन 118 विधायकों से एक एक करके मुलाकात करेंगे। हर विधायक को 6-7 मिनट का वक्त मिलेगा। जबकि मुख्यमंत्री गहलोत ने भी बुधवार को कांग्रेस घोषणा पत्र की समीक्षा के लिए मंत्रियों की बैठक बुला ली है। इसके बाद कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन ताम्रदत्त साहू 30 जुलाई को राजस्थान में आकर बैठक लेंगे।